17 साल, बर्बर तरीके से बलात्कार का आरोप। उम्र 15 साल, हत्या का आरोप। उम्र 13 साल। क्या ये मासूम अपराधी हैं? क्या इन्हें सिर्फ हल्की सजा मिलनी चाहिए? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी कड़ी सजा नहीं मिले? क्या नाबालिगों के जघन्य अपराध के लिए कानून में बदलाव जरूरी नहीं? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। हम बात करेंगे नाबालिग का गैंग रेप मामले में शामिल होना किस तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर उल्लंघन किया है, 48 घंटों में दूसरी बार बल्कि घने कोहरे का फायदा उठाकर एलओसी पार कर अंदर आए वहां की सेना के जवान और गश्त कर रही भारतीय टुकड़ी पर हमला किया। इस हमले में 2 सैनिक घायल हुए और 2 लांसनायक हेमराज और सुधाकर सिंह शहीद हुए हैं। एक शव म्यूटिलेटेड होने की भी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार इस घटना को उकसावे की कार्रवाई मानते हुए इसकी निंदा करती है। इस घटना के बाद दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक एक दूसरे के संपर्क में हैं। सरकार ये मामला पाकिस्तान सरकार के साथ भी उठाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान युद्ध विराम के समझौते का सख्ती के साथ पालन करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह के किसी भी हमले से साफ इनकार किया है। सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर है। इस पर हम लगातार रखेंगे नजर और एक एक पल के डेवलपमेंट की खबर आपको हम देते रहेंगे। लेकिन प्राइम टाइम में जो मुद्दा है, काफी अहम मुद्दा है। दिल्ली गैंगरेप के मामले में एक कथित नाबालिग के शामिल होने ने नाबालिग आरोपियों पर कई सवाल उठा दिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस शख्स को 3 साल तक डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। बालिगों की तरह उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। काफी लोगों का मानना है कि ये न्याय नहीं है। उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए और इसे भी एक बालिग के तौर पर सजा मिले। लेकिन इसका उल्टा मानने वाले भी लोग हैं, जिनके मुताबिक काफी सोच समझकर उम्र बढ़ाई गई थी, 16 से 18 की गई थी और हड़बड़ी में या आक्रोश में इसे घटाने के गलत परिणाम हो सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अफसर बार बार बता रहे हैं कि 16 से 18 साल की उम्र के टीनेजर्स अब अच्छी तरह समझते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आंकड़ों के मुताबिक उनके किए अपराधों की दर 188% तक बढ़ी बताई जा रही है। समाज के बदलने की भी बात की जा रही है। टीवी इंटरनेट एक्सपोजर की भी बात आ रही है। इस बीच एक चीज ये भी इस मामले में निकल कर आई है कि दिल्ली गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होने वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील नहीं मिलता। जो तैयार भी होते हैं उनका विरोध होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को मदद मिलती है या उसमें परेशानी आती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में माजिद मेमन हैं, वरिष्ठ वकील हैं। राहुल मेहरा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ आमोद कंठ हैं, प्रयास एनजीओ चलाते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी रहे हैं गोवा और अरुणाचल प्रदेश के। हमारे साथ तेजिंदर लूथरा हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस। और इस पूरे घटनाक्रम में आपने उनको कई बार यहाँ पर देखा होगा सफाई देते हुए पुलिस की तरफ से। हमारे साथ राजपाल कसाना भी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं साकेत बार एसोसिएशन की, जहाँ पर इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। सबसे पहला सवाल जो हम करना चाहेंगे वो हम माजिद मेमन साहब आपसे करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि 16 से 18 उम्र जो बढ़ाई गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो सही है या गलत कदम है? देखिए कादम्बरी जी, अभी जैसा कि आपने खुद अभी कहा कि अभी ये बदल फेर किया गया था कुछ अर्सा पहले, क्योंकि उस वक्त जाहिर है समाज के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई थी कि जिससे लगता था कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और ये कानून बदलने की आवश्यकता समाज की ज़रूरत के हिसाब से होती है। जैसे कि किसी भी समाज में कानून बजाते खुद न्याय नहीं होता। कानून न्याय के लिए एक सिर्फ उपाय है, एक रास्ता है। तो कानून को समाज की ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। आज ये गैंग रेप में इत्तेफाक से एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, तो ये बड़ी चर्चा की बात हो गई कि वो 4 महीने सिर्फ 18 साल से छोटा है, और अगर वो 4 महीने ज़्यादा होता तो वो भी फांसी के लिए पात्र हो जाता। मगर अब ये भी कंक्लूसिव नहीं है अभी। जी, ये भी कंक्लूसिव नहीं वो है। कंक्लूसिव तो कल को खैर वो तो तय हो जाएगा कि वो 18 से कम है या ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसी एक समस्या आ जाती है, हमने अपने अनुभव में देखा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी होता है। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं चलता किसी जज का। अगर किसी व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया
कंक्लूसिवली अपनी एज इस्टेब्लिश कर दी कि वो एक दिन कम था जो स्टैंडर्ड है उससे। और मैंने तो एक अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि एक केस में सेशंस जज ने ट्रायल कोर्ट में उसे लाइफ सेंटेंस दे दिया, लेकिन उसकी उम्र 2 दिन कम थी, 36 आवर्स अल्टीमेटली जब फाइनली वर्कआउट हुआ। तो एविडेंस लीड किया गया, मेडिकल एविडेंस, उसकी बोन का, उसके बाकी तमाम मेडिकल टेस्ट वगैरह, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उच्च न्यायालय के सामने जब ये बात सिद्ध हो गई कि वो 18 साल में कुछ घंटे कम था, यहाँ तो 4 महीने की बात है, 36 घंटे सिर्फ, 1.5 day, the conviction had to be set aside because the law says so, mandate है कानून का। कानून के मैंने क्या फिर से बात हो रही है कि लॉ बदलना चाहिए, लेकिन देखिए एक बार बार अब जो हम देख रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए हमारे देश की जो 120 करोड़ की आबादी है उसमें लगभग एक बड़ी कई करोड़ ऐसे युवा हैं आज जिनकी उम्र उसके बीच में है, 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के या 12 से 16 18 के बीच में कितने बच्चे होंगे। अब सबकी लाइफ को तो रिस्क में नहीं ला सकते, ये गंभीर गुनाह है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं इसे माफ़ नहीं किया जाए। आपको युवेनाइल बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्होंने डबल रोटी चुरा ली है, घर में खाना नहीं था, माँ भूखी थी, वो गया और डबल रोटी चुराया, पुलिस ने पकड़ लिया, उसे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसकी उम्र कम है, जहन उसका बना नहीं है, बिकॉज व्हाट लॉ कंसिडर्स इज द मैच्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ माइंड। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि जो एक डबल रोटी चुराने वाला बच्चा है जिसकी जरूरत है और जो इस तरह के अपराध में शामिल है, मापदंड क्या दोनों के लिए कानून बराबर होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, और हैं भी नहीं। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो एक औहदा है जहां चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, और दूसरा है जुवेनाइल डिलिंक्वेंट, जो कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो जुवेनाइल है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जिसने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा दी जा सकती है। और चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन जो है, चाइल्ड एंड केयर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, वो उन लोगों के लिए है जहां डबल रोटी, जहां माँ बाप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जहां समाज उनका शोषण कर रहा है, उन लोगों के लिए है, जहां उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, जहां वो बिल्कुल एक ऑर्फन की तरह हैं, वो उन लोगों के लिए है। तो उसी एक्ट में 2 भाग दिए गए हैं। तो ये बोलना कि डबल रोटी की बात होगी तो ऐसा हो जाएगा, वो गलत है। दूसरी बात, मैं पूरा अपना स्पष्टीकरण दूं, बड़ा मुद्दा क्या है, आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो एडल्ट के लिए भी होता है, तो आप एक ऐसा डिस्क्रेशन जज के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जज के ऊपर छोड़ दीजिए। जब ऐसा एक ऑफेंस कमिट हो जहां पूरा देश की जो आत्मा है उसको झंझोर दिया गया हो, वहां जज भी कंपेल किया हो कि उसकी भी तो आत्मा है। जज कोई समाज से बाहर तो नहीं है, जज इसी समाज से आ रहा है, और जब पूरा देश ऐसी चीज मांग रहा है तो क्यों ना मिले। और मेरे को डर लगता है क्योंकि ये जुवेनाइल, अगर जुवेनाइल करार कर दिया गया, अगर दिल्ली पुलिस ने अपनी, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये 18 साल से ऊपर ना करा गया और 18 साल से नीचे रहा तो इसको समाज से फिर न्याय मिलेगा, और वो बहुत ही गंदा मैसेज। भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भावनाएं काम नहीं करती, कानून की मैं तो कानून बता रहा हूँ, भावना की क्या बात? आप गलत कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सुधार दूं। देखिए, मैंने जो कहा आपने शायद समझा नहीं बराबर। मैं ये कह रहा हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान है आज, उस प्रावधान में ये नहीं है कि अगर रेप किया होगा तो वो उसको जनरल ट्रायल में, ऐसा है नहीं। मैंने तो कहा भी नहीं। तो हमें नहीं, एक मिनट प्लीज, डोंट फील ऑफेंडेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल, जस्ट डोंट इंटरप्ट, आई जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आज समय आ गया कि हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिए कि जिसके तहत नेचर ऑफ ऑफेंस के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस हो। ये बहुत अहम सवाल जी आप उठा रहे हैं, और शायद ये डिफरेंशिएशन जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हो, वैसे ना हो। दूसरा सा आप आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है? क्योंकि हम जो आंकड़े आप देख रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं वो ये कि इतने % बढ़ा क्राइम, और इसमें 16 से 18 एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बच्चे शायद कहना गलत होगा, टीनेजर्स बेहतर शब्द होगा कहना, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें। हर तरह की चीजें, चाहे चोरी हो चाहे मर्डर हो, यहाँ ये पूरा स्पेक्ट्रम है इसमें। देखिए, माजिद मेनन साहब ने जो किस्सा बताया डबल रोटी वाला, वो दीवार पिक्चर का मशहूर सीन है। और उसमें ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बुला सकता है। शशि कपूर उसको गोली मारता है और एक बड़ा ही मेलोड्रामेटिक सीन है वो, लेकिन उसको अगर सच्चाई में देखा जाए तो बहुत संजीदा बात माजिद मेमन साहब ने कही। मैं इनकी बात को
किसी भी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो डबल रोटी वाला नहीं है। ये एक माइनर सी छोटी सी चीज है और एक बहुत भयानक अपराध है। जो माजिद मेमन साहब ने मुद्दा उठाया वो ये उठाया कि आज ऐसे क्या हालात बने हैं कि हमको इस कानून में बदलने पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 सालों के अपराधों का आंकड़ा लें विच हैव बीन कमिटेड बाय जुवेनाइल, तो 2000 से लेकर 2011 के आंकड़े मेरे पास हैं। मर्डर और रेप, ये दो हीनियस क्राइम है, इनमें 5 गुना का इजाफा हुआ है। यानी कि अगर 250 क्राइम्स पहले जुवेनाइल करते थे 2000 में, तो आज वो लगभग 1100 मर्डर कर रहे हैं और इसी हिसाब से लगभग 5 से 6 गुना वो रेप्स कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि ये हमको सोचने पर मजबूर करता है कि हमको आज कानून में बदलाव करने पर सोचना चाहिए या नहीं। दूसरा मुद्दा आज की घटना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ब्रूटल क्राइम उस जुवेनाइल ने किया, कहा जा रहा है। कोर्ट में साबित होगा, गवाह पेश होंगे, एविडेंस आएगा, तब बात होगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ कहा जा रहा है। ठीक है। तो इस घटना ने हमको झकझोरा है और मजबूर किया है सोचने पर। अब अगर हम ये देखें कि हमने जब 16 से बढ़ाकर 18 साल की उम्र की थी तो वो क्यों की थी। पहले एक ज़माने में हमारे यहाँ भी जुवेनाइल 16 साल का माना जाता था और अगर वो 16 से एक दिन भी ऊपर है तो उसके ऊपर अडल्ट की तरह से रेगुलर ट्रायल होता था। वो हमने यूएन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए किया और प्लस हमने कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल अपनाया, जैसे यूके का, यूएसए का, वहाँ पर भी 18 साल की एज है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात रखना चाहूँगा कि यूके में कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि 16 और 18 की एज के बीच के लड़के अगर हीनियस क्राइम करते हैं, खास तौर से सेक्सुअल असॉल्ट, तो उनके लिए रेगुलर ट्रायल होता है और उनके लिए रेगुलर जेल होती है। तो अगर हमको बाहर से प्रेरणा लेनी है, हमारा बहुत सारा कानून यूके के ऊपर आधारित है, तो हम इस मुद्दे के ऊपर भी विचार कर सकते हैं कि 16 और 18 के बीच के लोग, ब्लैंकेट टाइप का नहीं देना चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ राहुल, आपसे जानना चाहूंगी सर, आप 1988 में आपने प्रयास शुरू किया था, 1988 में, तब से लगातार आप बच्चों को देख रहे हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में जो कहा जा रहा है, पहले उम्र जो है 16 थी, आज अब ये कहा जा रहा है कि अब एक्सपोजर ज़्यादा है, मैच्योरिटी जल्दी होती है, हर तरह की जो वजह होती है उम्र को बढ़ाने को लेकर, घटाने के वक्त भी शायद इस तरह के बहुत सारे रीजंस दिए गए होंगे, लॉजिक्स दिए गए होंगे कि क्यों बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन अब जब फिर से घटाने की बात कही जा रही है तो आप क्या देखते हैं, मैच्योरिटी लेवल क्या देखते हैं? देखिए, मुझे आप थोड़ा बोलने का मौका दें। हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि मेरी परेशानी ये है कि एक तरफ रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर भी प्रयास चलाती है साउथ दिल्ली का, और इस 23 साल की लड़की का केस हमारे पास ही था। एक अलग से हम लोग इसकी इंक्वायरी, सोशल इंक्वायरी कर रहे थे, इसकी फैमिली काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें। दूसरी तरफ ये दिल्ली के अधिकतर बच्चे प्रयास के जुवेनाइल होम में आते हैं, बिल्कुल, और बहुत बड़ी संख्या में, जैसा आपने कहा सही, पिछले 24-25 साल से करीब हर साल 25-30 हजार बच्चे प्रयास में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुवेनाइल्स पे होते हैं। इसके संदर्भ में अगर मैं बातचीत करूं तो जो चर्चा अभी हो रही थी उसमें मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतवर्ष में अभी भी, ये लूथरा इस बात को कह रहे थे, थोड़ा और उसको बढ़ा दूं मैं, हमारे यहाँ अभी भी बच्चों की आबादी 42% है, बच्चों की आबादी 18 साल से कम, और बच्चे जो अपराध में शामिल होते हैं पूरे क्राइम के अंदर सिर्फ 1% है, 1 to 1.5%, इसको आप याद रखें। ये बहुत कम परसेंट है। हाँ, जो नहीं, लगातार फिगर यही चल रहा है। ये देश का फिगर है, दिल्ली देश का फिगर, और दिल्ली का फिगर भी यही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। टोटल क्राइम में जो बच्चे क्राइम कमिट करते हैं, और बच्चों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वो बच्चे, उनकी ही बात करें हम, जो बच्चे लेट से 12-13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको बच्चे हम मान के चल रहे हैं, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन क्राइम में, क्राइम के अकरेंस में 1 से 1.5% है। मैं भी आंकड़ा दे रहा हूँ लुथरा, पिछले 8 साल का। मैक्सिमम 2% हुआ आज से कुल 5-6 साल पहले, अभी भी 1.5% है। पहली बात तो यह है। एक घटना बहुत बड़ी हुई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी हो रही हैं, बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इसकी वजह से हम ये फैसला न कर लें, कतई फैसला न कर लें कि भारतवर्ष के बच्चे बहुत ज़्यादा अपराधी होते हैं।
ग्लोबली स्पीकिंग हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया है इस विषय को, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यूएसए हों, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ हों, भारतवर्ष के बच्चे अभी भी अपराध कम करते हैं और लोगों की तुलना में, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये सवाल सिर्फ एक उम्र को 18 से 16 करने की बात नहीं है। देखिए 18 साल का एक मतलब होता है, 18 साल में एक बड़े लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, एक मेजॉरिटी बच्चा अटेन करता है, उसको राइट टू लीगल एक्शन होता है, उसको राइट टू वोट होता है, राइट टू ड्राइव होता है, राइट टू डू मेनी थिंग्स उसको होता है, वो तमाम अधिकार मिल जाते हैं। और यही कारण है कि 18 साल से ऊपर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आदमी चला जाता है। ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 18 से 16 किया जाए, सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को 16 से 18 साल के एक यंग ऑफेंडर को, हम यंग ऑफेंडर की बात करें, क्या उसको हम एक कोर्ट में डाल दें, कोर्ट के पूरे प्रोसेस में डाल दें? क्या हम उस बच्चे को या उस ऐसे कम उम्र के आदमी को जेल में डाल दें, प्रोसेस चेंज कर दें? देखिए दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जिस ढंग से भारतवर्ष में चलना चाहिए नहीं चल रहा है। जो रोल होना चाहिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो रोल होना चाहिए पुलिस का, जो रोल होना चाहिए कोर्ट्स का, मैजिस्ट्रेट्स का, वो रोल हम प्ले नहीं कर रहे हैं और इसलिए समस्या हो रही है और हम प्री डिस्पोज कर रहे हैं मैटर को। अभी भी देखिए फैसला पहले हो जाता है, इस बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया ऐसा फैसला हम कर चुके हैं। हम सोच चुके हैं कि सबसे अधिक जघन्य अपराध इस बच्चे ने किया और लोग क्या बोल रहे हैं, इन 5 लोगों ने मिलकर जो नहीं किया उस बच्चे ने कर दिया, यही ऐसा महसूस किया जा रहा है और इसी को बात कर लेकर के तमाम बातें चल रही हैं। देखिए ये जो लेकिन जो आप लगातार संपर्क में रहते हैं, आप जिन बच्चों को देख रहे हैं, नहीं आप जिन बच्चों को देख रहे हैं जो 16 से 18 के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर क्राइम बताया जा रहा है, जैसा लूथरा साहब ने भी बताया है, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा मेंटालिटी में क्या चेंज हुआ? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी एक पिछले, लूथरा जानते हैं इस बात को चूंकि दिल्ली पुलिस के साथ वो कार्यक्रम चल रहा है, एक हमारा प्रोजेक्ट है युवा कनेक्ट, पिछले 1 साल से चल रहा है। बीके गुप्ता कमिश्नर पुलिस बच्चों से खुद डायरेक्ट इंटरेक्शन किए थे और लोगों ने किया था। 100 बच्चे ऐसे जो हमारे होम में आए और उनको हमने पिछले 1 साल से उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, जिनमें 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस क्राइम्स में, हीनस क्राइम्स में, उसमें रेप भी है, मर्डर भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि अगर इन बच्चों को प्रॉपर ढंग से आप ट्रीट करें, डील किया जाए तो मिराकुलस इफेक्ट होता है इसका। मिराकुलस मींस मिराकुलस। इसकी तस्दीक हम आपसे कर रहे हैं, मानेंगे ये? एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ इसमें, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लीगल पॉइंट का। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, मेमन साहब भी जानते हैं, शायद आप भी जानते होंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि अगर 7 साल की सजा तक के अपराध के लिए पुलिस को ये एक लिबर्टी दी गई है कि वो FIR लॉज नहीं कर सकता है। अब बिना FIR लॉज के पुलिस इस केस से डील कर सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आप बच्चे को पेश भी कर सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग एन FIR, विदाउट रजिस्टरिंग ए केस। दैट प्रोविजन इज देयर। दैट मीन्स कि वो जो हम डबल रोटी की बात कर रहे थे, डबल रोटी किस्म के अपराध अगर बच्चे करते हैं तो वैसी हालत में उसको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड टू क्लैरिफाई योर पॉइंट, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में 2 ढंग के बच्चे होते ही हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो इस सिस्टम के 95% क्लाइंट हैं, एंड जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यही जो 5% है उनके बारे में नहीं, दोनों बच्चे एक ही ढंग के हैं अंत में जाकर के। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। 5% वाले जो बच्चे हैं उनका आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं आपको एक चीज यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा कि कंठ साहब ने बात की समझदारी की उम्र की, तो IPC ये कहता है कि जो समझदारी की उम्र है वो 7 साल में आ जाती है, एक्टस रियस और मेंस रिया। अगर बच्चा 7 साल से ऊपर है तो उसको मालूम है मैं क्या कर रहा हूं और किस मंशा से कर रहा हूं, किस मकसद से कर रहा हूं। ये IPC हमारा कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है। अब ये जो बात आ जाती है 7 से 18 तक की, यानी कि अगर बच्चा 7 से कम है तो हम मानते हैं कि ही शुड बी गिवन डाउट ऑफ इनोसेंस, कि उसको मालूम ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। ही हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम, चाहे उसने मर्डर कर दिया हो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है मैंने क्या किया। 7 से 18, 7 यानी 7 साल और 1 दिन उसको मालूम है मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। और 18 तक ये बात चलती है। बीच में एक और कैटेगरी है 12 तक। 7 से 12 और 13 से 18। मैं आपको कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पूरी स्पिरिट है वो रिफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, जब ये रिफॉर्म की बात होती है, ठीक है चलिए डिटेंशन सेंटर में वो जो बच्चा है वो गया, वहां से निकला, उसके बाद पुलिस का क्या रोल होता है? क्या आप फॉलो करते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड्स तो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी जुवेनाइल को जब हम पकड़ते हैं तो अगर तो उसने 7 साल की सजा से कम वाला क्राइम किया है
तो हम उसकी कोई एक छोटा सा एक सोशल रिपोर्ट बनाकर उसको हाथों हाथ मौके से ही हमको वापस घर भेज देना होता है एज पर लॉ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे उसने 3 साल की सजा वाला क्राइम किया, 4 साल की सजा वाला क्राइम किया, 7 साल से कम तक। और अगर 7 साल वाला भी किया है जिसमें रेप भी आ जाता है, मर्डर भी आ जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी आ जाता है, तो भी हम उसकी एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। हमको उसका बस एक कलंदरा, जिसको हम अपनी भाषा में कलंदरा बोलते हैं, एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और उस रिपोर्ट को हम उसको अपने लॉकअप में नहीं डाल सकते हैं, हम उसको अपनी वर्दी में एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। ये सारी बंदिशें हमारे ऊपर हैं। हम उसकी एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, हमको उसकी एक सादी सी रिपोर्ट एक कागज पर लिखकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने हमको उसको पेश कर देना पड़ता है। वो डिटेंशन सेंटर में रहा, वहां से निकला, ठीक है। जैसे इस केस की अगर बात करें, 17 साल 8 महीने, इसके बाद जब वो निकलेगा तो क्या पुलिस उसको उस पर नजर रखेगी, फॉलो करेगी? नहीं रख पाएगी। हम उसका मना ही नहीं रखनी चाहिए पर रखेंगे नहीं। अरे भाई साहब, आपका नंबर आएगा, आप जरूर बोलिएगा। हाँ लुथरा साहब, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं जानना चाहूंगी आगे। हाँ देखिए, ऐसा है, जब हम उसका रिकॉर्ड ही नहीं बना सकते हैं, हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि उसका हमारे पास नाम, पता वगैरह वगैरह बाकायदा हमारे रजिस्टर में हो, जैसे कि एक अपराधी का होता है, और वो अपराधी है ही नहीं कानून के हिसाब से, तो हम एक अपराधी के रूप में उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसको फॉलो कैसे करेंगे? और आप ये मेजर कैसे करेंगे कि रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? वो तो सिर्फ आपने वहां पे रखा, वो निकल गए। एक छोटा क्लैरिफिकेशन मुझे देना है। ऐसा है कि जो पुलिस का रोल है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। मैं चूंकि बहुत गहरे से जुड़ा हूँ इस एक्ट के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बात को। देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब भी पुलिस इंक्वायरी करती है किसी जुवेनाइल के बारे में, द टर्म यूज्ड, the police has to find out about the circumstances of arrest and antecedents। इसकी इंक्वायरी पुलिस करती है ना। पुलिस इसकी इंक्वायरी करती है कि किस हालात में बच्चे को एप्रेंड किया गया है और क्या उसके सोशल बैकग्राउंड था। सच पूछे तो पुलिस का पूरा रोल चेंज कर जाता है। पुलिस का पूरा रोल जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बदल जाता है। उम्मीद ये की जाती है कि पुलिस एक आफ्टर केयर प्रोग्राम का पार्ट बनेगा, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था अभी, जो युवा कनेक्ट प्रोग्राम। बन पाती है? नहीं, एक मिनट, नहीं कर पाती अलग बात है, लेकिन सिस्टम क्या है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक जुवेनाइल जस्टिस लॉ में, चूंकि लॉ को चेंज करने की बात हो रही है, जुवेनाइल जस्टिस लॉ में पूरा का पूरा एक खाका खींचा हुआ है कि आप उसकी पूरी की पूरी आफ्टर केयर प्रोग्राम अरेंज करेंगे, जिसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, गवर्नमेंट के अदर एजेंसीज होंगी और पुलिस होंगी। ऐसा नहीं हो रहा है, तो खामी लॉ की है। नहीं, तो कौन सा ये बताइए, आप कैसे जानेंगे कि बंदा रिफॉर्म हुआ नहीं हुआ? इसलिए कि जो कंसर्न एजेंसी उनको करना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ लॉ। और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, रिकॉर्ड करने की हमारा काम तो नजर रखना है। नजर रखने के ऊपर बात हो रही है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। हम कोई सोशल रिफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, आप सोशल रिफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सबों को मिलकर करना है। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समय मुझे भी आप देंगे। जो इतनी बातें करी गई उसमें क्या है, देखिए, ये कहना कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख सकते कुछ हद तक ठीक है। रिकॉर्ड कौन सा मेंटेन नहीं रख सकते आप? कन्विक्शन का, क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है। आपको किसने मना किया है कि आप रिकॉर्ड अलग से रखें? अगर आप नहीं रख सकते, एक संस्था खोल दीजिए जो रिकॉर्ड रख सकती है। ठीक है। आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मंशा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, मंशा भागने की हो और काम ना करने की हो तो खुदा ही मालिक है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक। 2 चीजें और कहना चाहूंगा। यहाँ सिर्फ 7, 12 और 18 की बात नहीं है। अलग कानून अलग उम्र की बात करता है, और बच्चों को अलग कानून में अलग उम्र कैटेगराइज करी गई है। मैं आपको 3 या 4 उदाहरण देता हूं। चिल्ड्रन एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन है 16 साल। जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट हम बात कर रहे हैं उसमें है 18 साल। जो चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं उसमें है 14 साल। चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं उसमें है 18 और 21। एक्साइज लॉ में दारू की बात करो तो 25। तो हिंदुस्तान में जितनी कमीशंस हैं और जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, जिन्होंने जितने कानून बनाए हैं, उनकी परिभाषा अलग ही है। किसी में कोई तालमेल नहीं है। दायां हाथ नहीं जानता बायां हाथ क्या कर रहा है। ठीक है। देखिए, राहुल जी जो कह रहे हैं ना, वो दैट इज अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, मेजोरिटी एक ही भाषा है, 18 साल। ठीक है, बहरहाल चलिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आई विल टेल यू सम अदर इम्पोर्टेंट। देखिए, अब हम ये थोड़ा सा
ये जज्बात से हट जाएं और इस गैंगरेप के मामले से हटकर कानून की बात करें कि भाई ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहाँ तक उपयोगी है, उसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या सुधार की जरूरत है। अगर हम इसकी ये चर्चा कर रहे हैं, हम ये गैंगरेप और ये 17 साल 8 महीने वाले की बात एक आदमी की नहीं कर रहे हैं, ना एक डबल रोटी के चौराने वाले की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। उसमें मेरा ये मानना है कि किसी भी स्वच्छ समाज के लिए थियोरी ऑफ पनिशमेंट में पहली प्रायोरिटी जो है वो रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट होती है, क्योंकि समाज में ये नहीं चाहता समाज के मार डालो आदमी। एक हमारा नागरिक अगर गलत काम करता है उसे मारो, उसके हाथ पैर काटो, ये हमारा समाज हम नहीं, हमारी डेमोक्रेसी नहीं कहती, हमारे लॉज नहीं कहते। हम चाहते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो उसमें सुधार लाया जाए, उसे समझाया जाए तुम गलत हो, तुम समाज के लिए उपयोगी बन सकते हो, तुम सुधर जाओ, तुम्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी डिजायरेबिलिटी इज रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट, ये पहले हम समझें। और ये रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट ऑपरेट्स विद इट्स फुल फ्यूरी इन द मैटर्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चा जो है 18 साल से पहले उसका आप टीनेजर कहें, चाइल्ड कहें, कुछ भी कहें, वो अब एनी ह्यूमन बीइंग हु इज बिलो 18 इज इमेच्योर इन द आईज ऑफ लॉ and is vulnerable to anything that is happening around and can always be changed. ठीक है, तो रिफॉर्मेशन उसका हो सकता है। इसलिए लूथरा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लगातार क्राइम्स जो हैं आप देखते रहते हैं, ऐसे कितने ऐसे चाइल्ड ऑफेंडर्स होते हैं जो बाद में डिटेंशन सेंटर वगैरह सब कुछ ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोबारा 18 अटेन करने के बाद दोबारा से क्राइम के वर्ल्ड में वापस आते हैं? देखिए, डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता देता हूँ कि इवन बिफोर अटेनिंग 18 देयर आर रिपीट ऑफेंडर्स। इवन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 देयर आर मेनी रिपीट ऑफेंडर्स। उसकी तो, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो विदेशों में, बहुत सारे विदेशों में ऐसा कानून है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि मान लीजिए लड़का 17 साल 8 महीने का है, तो आप इसको डिटेंशन सेंटर में भेज दीजिए क्योंकि इसने 7 साल से ज्यादा वाला अलेजिडली एक क्राइम किया है। ठीक है। 18 साल होने के बाद आप इसको सेंटर में नहीं रख सकते। उसके बाद क्या होगा? और ना ही आप उसको रेगुलर जेल में रख सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में ये इस तरह के करेक्शन सेंटर्स हैं जिनको भी करेक्शन सेंटर बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? स्पेशल 20 तक आप रख सकते हैं, तो 20 तक रख सकते हैं। 20 तक रख सकते हैं। वो जो लॉ है उसमें 18+2 है, इट कैन गो अप टू 20। तो मैक्सिमम जो वो हुआ वो 2.5 साल हुआ, अगर इस केस की हम बात करें 2 साल 4 महीने। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें 18 से ऊपर के करेक्शन होम्स बनाए गए हैं कि जब वो 18 की एज में आ जाएगा तो उसको एक डिफरेंट करेक्शन होम में भेजा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। आमोद कर्ण साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब छोड़ने की बात होती है, जब वक्त पूरा हो जाता है डिटेंशन का कि इतने दिन रखना था, पूरा हो गया, तो क्या कोई साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है, कुछ इस तरह का होता है? देखिए, एक तो पहले थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं। सेक्शन 15 में 7 अलग अलग ढंग की सजाएं नहीं हैं, डिस्पोजिशंस हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के। और सेक्शन 15 में और सेक्शन 16 में एक प्रोविजन है जिसके मुताबिक एक बच्चे को जो क्राइम कमिट करता है वो 18 साल के बाद भी कुछ समय के लिए एक सेफ प्लेस पे भेजा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो ये प्रोविजंस हैं। आप कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछा था? मैं पूछ रही थी कि क्या साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कुछ किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रोसेस में पूरा का पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रोसेस है, एक बात स्पष्ट कर लें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज ए सेपरेट लॉ ऑफ जस्टिस, सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसमें आम एविडेंस के बेसिस पे फैसले नहीं होते हैं। फैसला होता ही है जो आप बात कह रहे हैं, उसकी सोशल इंक्वायरी के बेसिस पे, उसकी फैमिली इंक्वायरी के बेसिस पे, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पे। तो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी कैसी है, किस सर्कमस्टांसेस से बच्चा आ रहा है, ये तमाम चीज़ों का ही जायजा लेकर के फैसला किया जाता है। और ये फैसला एक मैजिस्ट्रेट ही करता है। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाई जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर जाके उसके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में कुछ है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। वर्क इसलिए नहीं कर रहा है, रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, और बाहर जब रिपीट ऑफेंडर्स जब जुवेनाइल रिकॉर्ड कैसे पता कि हम तो रिकॉर्ड बनाते नहीं, तो हमें कैसे पता कि रिपीट ऑफेंडर है? वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि वर्क, देखिए वर्क क्यों नहीं करेगा? आप किसी सिस्टम को देखिए, इसके बड़े रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट में जेजे एक्ट के अंदर आपके पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होने चाहिए। हर जगह होम्स होने चाहिए, हर जगह सिस्टम्स होने चाहिए। क्या है वो?
आज हमारे अगर हो तो शायद नहीं है, फिर फर्क आएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर नहीं है, कहीं ना कहीं अगर सिस्टम हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ फेल कर रही है, तब तक क्या बार बार इस तरह के लॉ ऑपरेट नहीं करेगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप उठा के देख लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में चूंकि सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, चूंकि शेल्टर होम्स नहीं है, चूंकि हेल्पलाइंस नहीं है, लिहाजा लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यूनाइटेड जस्टिस एक्ट की क्यों बात करें? देखिए, लॉ रिक्वायर्स, लॉ हैज सर्टेन प्रीकंडीशंस। आई थिंक द स्टेक होल्डर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि उस कानून में ये सारी चीजों को पूरा करना यानी कि आप पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं कि उम्र को दोबारा से रिवाइज किया जाए? एकदम खिलाफ, एकदम नहीं होना चाहिए। खिलाफ है। मैं इसके लिए बहुत कारण दे सकता हूँ, कुछ दे दिया और भी दे सकता हूँ। मैं उतने ही कारण दे सकता हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, नहीं, एक बार बार ये बात उठ रही है जब ये आमोदकंड साहब कह रहे हैं कि बहुत सारा सिस्टम फेलियर है, लेकिन क्या इसका ये मतलब, क्योंकि आज की तारीख में जो आक्रोश है वो इसी को लेकर है कि 18 साल से अगर कोई शख्स 4 महीने कम है तो क्या ये माना जाए कि उसकी जो मेंटल एज है वो शायद 8, 9, 10 साल के बच्चे की है? इसी प्रश्न को लेकर मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पहले बच्चा स्कूल जाता था 5 साल की उम्र में, आज जाता है 3 साल की उम्र में। पहले जो 15 साल की उम्र का बच्चा होता था, आज हम कहते हैं नॉर्मल पार्लेंस में कहते हैं कि 15 साल का बच्चा आजकल का 10 साल का बच्चा पहले के 15 साल के बच्चे के बराबर। तो क्या हो रहा है? सोसाइटी में आप सबको एक्सपोजर दे रहे हैं, लोग जो हैं बच्चों में बचपन नहीं रहा, बच्चे जो हैं बहुत जल्दी एडल्ट्स की तरफ और एडल्ट ग्रोथ हो रही है, तो कानून उसको रिकॉग्नाइज क्यों ना करे? आप 18 से 16 क्यों, मैं कहता हूं आप अगर 18 से 16 नहीं भी ला सकते क्योंकि यूएन कन्वेंशन है, आप ऐसे उसमें अमेंडमेंट्स क्यों नहीं ला सकते कि जहां डिस्क्रेशन हो? डिस्क्रेशन तो अगर रिफॉर्म थियरी ली जाए तो किसी आदमी को सजा होनी ही नहीं चाहिए। हर आदमी एक सेकंड, अब मुझे आप बोलने का मौका दीजिए क्योंकि मैं सुन रहा था चुपचाप। बात खत्म करिए। हर आदमी जो है वो रिफॉर्म के कैपेबल है। किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा कि ये रिफॉर्मिस्ट नहीं हो सकता या इसको हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। तो हर एक को छोड़ दीजिए, हर एक को सोसाइटी में वापस लाइए, हर एक को जेल में भेजिए, वहां संस्थाएं खोलिए और लोगों को बोलिए कि हाँ इनको समाज में वापस लाना चाहिए, उनका उजारीकरण होना चाहिए। एक सेकंड, 2 चीजें और बोलूंगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ट्रायल नहीं होता, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इंक्वायरी होती है। सीआरपीसी लागू नहीं होता, सीआरपीसी का एक भाग लागू होता है। वारंट ट्रायल केस नहीं होता, समन ट्रायल केस होता है। समन ट्रायल समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल में आपको पूरा एविडेंस जैसे आप सीआरपीसी में देते हैं वैसे देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बहुत ऐसे संविधान हैं, बहुत ऐसी प्रोविजंस हैं जो बहुत अलग हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन नेकी तभी काम आएगी अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं मानता हूँ आमोदकांड साहब की बात से कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। राहुल जी के कानून की जानकारी को मैं सराहता हूँ, बहुत अच्छा कानून की आपकी जानकारी है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूंगा आपको। मगर यहाँ जो डिबेट है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट से हम थोड़ा हट न जाए और एक्सट्रीम में जितना चले जाए। मैं सिर्फ एक बात कहना मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ, आप एक क्लियर कट आप एक बता रहे हैं जो यहाँ पे आमोदकंड साहब भी बोल रहे हैं, लूथरा साहब ने कई एग्जांपल्स रखे, लेकिन वो बहुत फाइन बैलेंस बीच में मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं जज के डिस्क्रिशन पर और एक डिफरेंट एक और क्लॉज की आ रही है। जानकारी के लिए एक बहुत आवश्यक इसमें एक बात बतानी जरूरी है, वो ये कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा वी हैव अ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। डू वी नो इट? मिस्टर राहुल नोज इट। सेक्शन 15 जो उन्होंने बात करी उसमें प्रोबेशन ऑफेंडर की बात। अरे साहब, आप क्यों इतना गुस्सा हो जाते हैं? आपकी कानून को मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं। आप बहुत अच्छा कानून जानते हैं, हम लोग सीखेंगे आपसे, कोई मतलब नहीं, वी लर्न फ्रॉम यू। कानून तो साहब अंत तक सीखता है। ये वाला जो मामला है, ये वाला जो मामला है जो आप बता रहे हैं, देखिए मैं जो कह रहा हूं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में इररिस्पेक्टिव ऑफ एज आल्सो सेक्शन 4 दैट इज अगेन विद द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन कि एक आदमी से गलती हो जाती है, मगर इसका मतलब ये ऐसा गुनाह नहीं, हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं, इस रेप की। मुझे गलत ना समझा जाए कि मैं इस गैंग रेप के ऑफेंडर की वकालत कर रहा हूं। नथिंग, नॉट एट ऑल। वी आर टॉकिंग ऑफ जनरल लॉज in the light of need of the society। इसमें जो आप बता रहे हैं जो ऑफेंडर्स, पूरा नाम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इसमें क्या होता है? उसमें यूँ होता है कि आप 2 साल का बॉन्ड दें कि अगले 2 वर्ष तक के आपने गुनाह किया, अदालत को ऐसा लगता है कि आपने गुनाह कर लिया, गलती का आप शर्मिंदा है, आपको शिक्षा ना दी जाए तुरंत, आपको 2 वर्ष के लिए गुड बिहेवियर का बॉन्ड देना होगा। निगरानी रखी जाती है। Just 1 minute, भाई, please don't interrupt. You have spoken your own time. Now for 2 years, given the assurance, you will not misbehave, you will not commit similar offense. The police will watch, and then after 2 years, if you have committed the crime,
then you will be brought for receiving sentence for even this offense. ठीक है, लेकिन इस मामले के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो क्या अगर ये सब कुछ हम मिला लें तो भी कितना इस मामले पे अगर हम आते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो राहुल जी जैसे लोगों को बहुत कड़वी लगेगी। वो बात ये है कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इवन इफ यू चेंज द लॉ, दिस मैन हु हैज डन इट, ही मे बी द डेविल। और ये कहना गलत है कि मुझे बुरी लगेगी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होता ही नहीं है। That's what I'm saying. So therefore, वही चीज वो भी कह रहा नहीं होता तो मुझे बुरी क्यों लगेगी? लगेगी? आपके जज्बात की मैं कदर करते हुए कह रहा हूँ कि आप जैसा लोग जो जज्बा रखते हैं कि नहीं साहब इसे फांसी पर रखो, क्यों ये 15 साल, आप कुछ नहीं कर सकते। हम और आप कानून बना भी नहीं सकते। कानून में जो अमेंडमेंट भी लाना है तो उसमें लॉ कमीशन है, लेजिस्लेटर्स हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इन लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम और आप अपनी सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। जुडिशरी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेजिस्लेचर कर सकती है। जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है। एक ब्रेक लेना है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने वाइज आदमी को आपने बिठा दिया कि हमें तो कुछ मेरे को एक मिनट, अगर ये बार-बार अगर ऐसे ही बोलेंगे तो फिर मुझे भी पर्सनल होना पड़ेगा। तो माजिद मेनन साहब को बोलिए जरा अपना कंट्रोल रखें। नहीं, आई एम सॉरी, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? नहीं पर्सनल अगर उनसे जब मैं आपसे पूछूंगी हमें तो कानून में जब मैं एंटर करा यही सिखाया गया कि आप अंतर कानून को सीखते हैं। यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ ऑफ लॉ। मैं कह रही हूँ बहस not from you, not from you. इतना हो रहे हैं। I have better people to learn law than you. I am not even wanting to teach you law, sir. Why are you saying so? हेमंत साहब प्लीज, आप खामोश रहें। आपसे लुत्रा साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो एक बात जो बार बार कह रहे हैं मेमन साहब कह रहे हैं कि एक बीच में जो डिस्क्रिशन जो है कहीं ना कहीं वो जरूरी हो जाता है। अगर आज चलिए इस मामले में अगर नहीं भी हो सकता है तो थोड़ा बहुत अगर चेंज करके 16 से 18 का जो एज ग्रुप है जिसपे आप कह रहे हैं कि क्राइम जो है 5 गुना बढ़ गया है, उसके लिए आपको लगता है कहीं ना कहीं जरूरी है थोड़ा सा डिफरेंस कहीं लाने के लिए? देखिए, अगर आप मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन लें तो मैं 2 चीज़ें कहूँगा। हाँ। पहली बात तो हमको डिस्क्रिशन तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि डिस्क्रिशन पर अगर हम छोड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, हमको चाहिए कि हम 16 से 18 की उम्र के बीच में कुछ ऐसे क्राइम्स की कैटेगरी को डिफाइन करें कि अगर उस तरह का क्राइम होता है तो उसके लिए रेगुलर ट्रायल हो और रेगुलर तरह की सजा हो। दूसरा, जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम है कि करेक्शनल होम से 18 के बाद उसको निकलना पड़ेगा या 20 के बाद निकलना पड़ेगा, तो हम और किस्म के करेक्शनल होम्स बनाए जहां पर 18 या 20 के बाद उसको रखा जा सके। ठीक है, इस वक्त एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है, कई बार जो वकील मना कर देते हैं किसी जघन्य अपराध करने वाले को रिप्रेजेंट करने से, उसका क्या असर होता है। हम पूछेंगे, कसाना साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे पूछेंगे कि आखिर उन लोगों ने क्यों मना किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली गैंगरेप का जो मामला है उसमें जो वकील हैं उन्होंने निश्चित किया था कि वो नहीं लड़ेंगे जो वहां पर आरोपी है उनका केस। कसाना साहब यहाँ बैठे हैं, प्रेसिडेंट हैं साकेत बार एसोसिएशन के। कसाना साहब, क्यों ये निर्णय लिया कि नहीं लड़ना चाहना चाहिए ये केस जो आरोपियों का है? आखिर हर आरोपी को अधिकार है एक वकील का, ये न्याय, ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया इस पर टिकी हुई है कि हर एक अपने आप को डिफेंड कर सकता है। हेलो जी जी, आप जवाब दीजिए, अगर सवाल आपने सुना है। आई एम नॉट हियरिंग यू। जी ठीक है, दोबारा हम चेक करते हैं कि आखिर आवाज हमारी आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अब तक माजिद मेमन साहब आपसे जानना चाहेंगे, इन लोगों ने जो निर्णय लिया है कि नहीं केस लड़ेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो न्याय के रास्ते में रोड़ा होता है और वक्त लग जाता है। दोनों तरफ से थोड़ा सा संक्षिप्त में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। एक तो वकील की अपनी तरफ से कि लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज प्रोफेशनली इफ समबडी वांट्स हिम टू अपीयर फॉर हिम, ही कैन नॉट लीगली एथिकली रिफ्यूज अ ब्रीफ बिकॉज द ब्रीफ इज गिवन टू हिम ऑन सर्टन, मेरे लिए आप बचाव करें, आप मना नहीं कर सकते, ब्रीफ लेने से इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक छोटी बात है। इससे बड़ी बात ये है कि हर सेशंस ट्राइबल केस में, ये सेशंस ट्राइबल केस है गैंगरेप का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें बचाव पक्ष में अगर वकील कोई नहीं खड़ा होगा तो मजबूरन न्यायाधीश को एक वकील देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग ए लॉयर द ट्रायल विल नॉट बी एबल टू टेक प्लेस, यू नो, दैट्स द थिंग। सो इफ यू आर स्टॉपिंग द लॉयर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग these people, there will be several disadvantages. Number one is you will be helping the accused to get out of, you know, some benefit
सब आगे जाके हाईकोर्ट में कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो सकता है कि साहब हमने हमारा फेयर ट्रायल नहीं था, हमारे लिए वकील ने। कसाब के लिए वकील क्यों दिया गया? सिर्फ इसीलिए दिया गया जब उसके अपने देश ने पाकिस्तान में वकील देने से मना कर दिया तो हमने उसे वकील दिया अपने देश में, इसलिए दिया कि हम उसको एक फेयर ट्रायल देना चाहते थे। तो फेयर ट्रायल आवश्यक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आरोपियों का अधिकार बनता है कि उनका बचाव किया जाए। न्यायाधीश को असिस्ट करने के लिए डिफेंस में काउंसिल की जरूरत पड़ती है, बगैर उनके न्यायाधीश भी फैसला नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस तरह का कोई ये रेजोल्यूशन पास करना ये साकेत बार के लिए उचित नहीं है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि उन्हें एक एवरेज रेगुलर लॉयर दिया जाए। ठीक है, मेमन साहब को जाना है और वो निकल रहे हैं। तब तक कसाना जी आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने क्यों निर्णय लिया। जैसा मेमन साहब कह रहे हैं कि एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि हर एक बंदे को रिप्रेजेंट किया जाए। नहीं, मेरा इसमें ये कहना है कि हमारी बार के मेंबरों की रिक्वेस्ट पर हमने ये अपील करी थी, पर ये कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि हमने किसी को अपीयर नहीं होने दिया है। अब कल का जो हादसा हुआ वहां पर वॉलंटियर्स की लाइन लग गई कि जी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि उसको मैं कर रहा हूँ। तो कोर्ट ने कहा भाई जो भी वकील आए वो रिप्रेजेंट कर सकता है, पर वो वैलिड वकालतनामा उसके साथ होना चाहिए। आप लोगों ने क्यों मना किया? क्योंकि वहां पर से जो वकीलों का बयान आया वो कह रहे हैं कि हमें लड़ने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई नहीं आई। कल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कोई भी वकील ने किसी ने आके कोई भी रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास नहीं करी और हमने किसी को नहीं रोका था, हमने किसी को नहीं रोका। और कल भी कोई अगर वैलिड वकालतनामे के साथ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हमारी बार का या दूसरी बार का है, क्योंकि मुलजिम का ये हक है कि उसको जो एडवोकेट मिलना चाहिए। साहब आपने खुद कहा कि आपने तय किया कि कोई भी इनका केस नहीं लड़ेगा। अब आप कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि आपने किसी को मना नहीं किया। नहीं, बात ये थी, वो एक अपील की थी लोगों से। दैट वाज नॉट दैट प्रोविजन। नहीं, अपील वही मैं पूछ रही हूँ कि अपील आखिर आपने क्यों की थी? नहीं, अपील आपने क्यों की थी कि उनका केस कोई ना लड़े? क्यों की थी अपील? हम ये जानना चाहते हैं। अपील इसलिए करी थी कि जो ये हीनियस क्राइम हुआ है और बड़ी उससे हुआ है, तो इसको देखते हुए लोगों की भावना थी, बार वालों में बहुत गुस्सा था। उन्होंने करी भाई हमारी बार से कोई जाना नहीं चाहिए, एक एडवाइजरी बात थी वो, पर इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। अब जो कल ठीक है, बाद में मैं मान सकती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल गुस्सा हो सकता है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन के तौर पर जैसा मेमन साहब अभी कहकर गए हैं कि कोई भी वकील मना नहीं कर सकता है रिप्रेजेंट करने को। एक और ये न्यायिक प्रक्रिया में रोड़ा अटकाना हुआ नहीं, रोड़ा अटकाना नहीं है। हम स्पीडी ट्रायल चाहते हैं और अगर कोई भी भाई आके वहां पर वकालतनामा पेश करे और लड़ सकता है, उसके सामने अगर कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो वो बार ऑफिस में आए, हम उसके साथ चलेंगे और उसकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है आज हमारे तो ये भावना मदद करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि अपील की है कि कोई ये केस ना लड़े, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अपील पहले करी थी, अब ऐसा मैं कहना ये चाहता हूं कि लोगों की भावना है, बार की भावना है, लोगों की भावना है कि भाई हम इस केस में अपीयर ना हो। पर अगर कोई उनमें से हमारे भाइयों में से भी कोई अपीयर होना चाहता है और उसको अक्यूज वकील रखना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें एक लोगों की भावनाओं के देखने पर हमने ये अपील करी थी उनके उस पर, और नाउ वी आर रेडी फॉर द थिंग्स कि भाई कोई भी वकील साहिबा, कोई भी लेडीज जेंट्स वकील किसी भी बार का अगर वकालतनामा लेकर आएगा, नहीं वो प्रोसेस हमको पता है, लेकिन आपने जो अपील की थी उस पर जाना चाहते हैं। हाँ राहुल, ठीक है। 3 चीजें कसाना साहब ने कही। सबसे पहले कहा कि रेजोल्यूशन पास किया जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, वो सब मानते हैं, वो भी मान रहे हैं आज। कल नहीं मान रहे थे, आज मान रहे हैं। दूसरा कि कोई साकेत बार से दूसरी बार से आए आदमी तो हम उसको मदद करेंगे। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो कल वकील आया था, उसको आपने डंडे मार के और पीट के भगा दिया। दूसरी तीसरी बात, आप तीसरी बात, आप जज नहीं हैं ना, मैं जज हूँ, हम तो वकील हैं। हम जो कसाना साहब, एक मिनट, एक सेकंड कसाना साहब, मैं भी एक वकील ही हूँ, आप ही के प्रोफेशन से। तीसरी बात, जज को करने दीजिए प्रतिक्रिया, कि जज देखे कि आप वॉलंटियर होकर आ रहे हैं, आपके पास वकालतनामा है या नहीं है, आप ऐसे ही वहां पर खड़े हो गए हैं, खुद ही कोई भी बार ये पास नहीं कर सकता है। नहीं, एक तो कर नहीं सकता, दूसरा आप जज की कुर्सी पे जज की बातें क्यों कर रहे हैं? जज को करने दिए। और जज आपको मना कर रहा है, जज आपको कह रहा है कि मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेरे को ऑर्डर पास करना पड़ेगा,
आप लोग जाइए जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और आप फिर भी करे जा रहे हैं। नहीं, मैं एक सिम्टम है, ये गलत सिम्टम है। देखिए हम लोग साहब आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपने सही कहा है, रोड़ा अटकाने वाली बात, कि आप इस लीगल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये समय को भी जाया करना है और गलत भी है। देखिए ऐसा मुझे लग रहा है, तमाम घटना चक्र को देखते हुए ऐसा लगता है हम लोगों को कि पूरे के पूरे जो रूल ऑफ लॉ इस कंट्री में है, एक लीगल प्रोसेस है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। द इंडियन डेमोक्रेसी टेक्स प्राइड ऑन इट। हिंदुस्तान का सब कुछ गलत है, बहुत कुछ, ये सिम्टम्स गलत है। एक रेस्पेक्टेबल बार प्रोफेशन, उनको एक फैसला इस ढंग का ले लेना या ऐसे अपील भी करना, मैं समझता हूँ कि प्रॉपर नहीं है। लूथरा साहब, पुलिस को किस तरह की परेशानी आती है जब इस तरह से कोई बार एसोसिएशन ये फैसला ले लेता है, कोई वकील सामने नहीं होता है, पुलिस लेकर जा रही है, क्या होता है फिर? देखिए, नंबर 1, आई एम अफ्रेड इफ दिस हैपेंस, दिस कैन डिले द ट्रायल। ठीक है। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश 2 चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और हम अपने पर गर्व करते हैं। पहला हमारा लोकतंत्र और दूसरी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फेयर ट्रायल हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक बड़ा ही कोर एलिमेंट है, और फेयर ट्रायल का एक बहुत बड़ा कोर एलिमेंट है ड्यू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ड्यू लीगल रिप्रेजेंटेशन किसी को नहीं मिलेगा तो ये ठीक बात नहीं होगी। ठीक है कसाना साहब, एक साफ तौर पर यहाँ पर हमारे जितने मेहमान हैं उनका यही कहना है कि अगर इस तरह का रिजोल्यूशन आपने पास किया है कि कोई भी रिप्रेजेंट ना करे, ये आपके प्रोफेशन के खिलाफ है। हमने जो रिप्रेजेंटेशन लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस तरह का पहले नहीं, लोगों की भावना, आप कानून के सिपाही हैं, आप भावनाओं से काम नहीं कर सकते कसाना साहब। हाँ, आप भावनाओं की बात ना करें, भावनाएं ठीक है, अपनी जगह अलग है। हमने किसी को मना नहीं करा, और जो कल का इंसिडेंट था किसी ने नहीं पीटा उसको वकालतनामे के साथ मैं उसको पीटने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आखिर आपने क्यों कहा, आप लोगों ने क्यों कहा कि नहीं लड़ेंगे केस? और अगर किसी ने कोई उसके साथ मारपीट करी, छेड़खानी करी, ही वुड हैव कम टू बार ऑफिस। बार ऑफिस में आना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए, हम उसके साथ चलते हैं। देखिए कसाना साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप कोई केस लड़ते हैं तो वो भावना के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर होता है। सेक्शंस होते हैं, उसमें धाराएं होती हैं, भावना के आधार पर कोई केस डिसाइड नहीं होता। लोगों की भावना थी। अभी भी साकेत कोर्ट के बहुत वकील इस बात के लिए मना कर रहे कि नहीं, पर मेरा व्यू ये है पर्सनल कि बार एसोसिएशन ने अब जो वो कंडम कर दिया पहले वाला नोटिस, और कोई भी वकील किसी भी कोर्ट से, चाहे हमारी कोर्ट का हो, वो अपीयर कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। आपको नहीं लगता कि आपने जो रिजोल्यूशन पास किया उससे इस पूरे केस को ठेस पहुंची है, आगे भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की नहीं होगी, हम मदद करेंगे, बशर्ते कि वो हमें आके बताए। कल की घटना के बारे में बार ऑफिस में आके उसने कुछ नहीं बताया, और हमारा कोई भी बार, हम कल की घटना के बारे में बात ही नहीं कर रहे। कल तो जो हुआ वो तो एक रिजल्ट था, लेकिन उसके पहले जो हुआ, जो आप लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंट ना करे। अगर वकील ये कहने लगेंगे कि कोई रिप्रेजेंट ना करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कसब के लिए वकील करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसा है, अगर ये एडवोकेट की इच्छा पर है कि वो रिप्रेजेंट करे या ना करे, ये एडवोकेट की इच्छा पर नहीं है। अभी माजिद मेमन साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो यही बोलकर गए हैं कि उसको एक्सेप्ट करना होगा। इस हीनियस ऑफेंस को देखते हुए, बार की भावनाओं को देखते हुए, हमने ये अपील की थी लोगों से। इट्स नॉट दैट गाइडलाइंस और समथिंग, वी हैव मेड अपील। अपील कोई माने ना माने, अगर मेरी बार वाला भी कोई जाके अपीयर होता है तो मैं उसको भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कल तक आप ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, आप रिजोल्यूशन पास किया हुआ था आपने कि कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन आज कह रहे हैं कि कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी गलती मान ली है, अपनी गलती सुधार ली है, अच्छी बात है। गलती सुधारना ही बेहतर होता है, और सब गलती सुधारने की ही कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे गलती कानून में हो, चाहे किसी शख्स में हो। गलती होती है और सुधर जाए तो सबसे बेहतर होता है उस पर्सन के लिए भी और बाकी समाज के लिए भी। और हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैडम, मेरा एक और